आज सुनिए शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास 14 फेरे का भाग 8। देखो जीजा, आज से हम तुमसे जीजा जी कहेंगी और तुम हमसे कहोगे साली जीव, समझे? ही। बिरजू अपनी नई साली के सर्वथा नवीन रिश्ते के प्रसंग से उन्मत्त हो उठा। अपनी मोटी मोटी काली भुजंग सी भुजाएं फैलाए वो साली जीव कहता बढ़ा और किसी षोडशी के से बंकिम कटाक्ष से उसे बींद कर बिजली की गति से प्रौढ़ा नोनी वाला सीढ़ियां फांदती भाग गई। बहन का विवाह पक्का करने के पश्चात धरणीधर को घर लौट जाने के लिए पंख से लग गए। बड़े अनुनय विनय से अहिल्या ने उन्हें 2-3 दिन रोक लिया और वे दिन ऐसी हंसी ठिठोली में निकल गए कि अहिल्या को कुछ सोचने की भी फुर्सत नहीं रही। रात को वो 12-12 बजे तक बसंती के साथ गप्पे मारती रहती। सुबह आंख खुलती तो दिन चढ़ाया होता। जिस दिन बसंती और धरणीधर को वो स्टेशन छोड़कर लौटी तो घर भाएं भाएं कर काट खाने को दौड़ा। कर्नल सुबह ही काम पर निकल गया था। नोनी 2 दिन की छुट्टी लेकर देहात चली गई थी। अहिल्या बिना खाए पिए ही अपने कमरे के द्वार बंद कर लेट गई। खिड़की के पर्दे खींचकर उसने अंधेरा कर लिया। अकेले अंधेरे कमरे में उसे अपना भविष्य और भी अंधकार में लगने लगा। सर्वेश्वर के मजबूत फौलादी पंजे ने उसके हाथ को जिस कठोर पकड़ में बांधकर उसकी हस्तरेखा का अध्ययन किया था वो कैसे भूल सकती थी। अभी तो कुछ ही देर हाथ पकड़कर उसे छोड़ दिया था, पर जब वो जीवन भर के लिए उसका हाथ थाम लेगा तब बार बार उसकी भूखी दृष्टि वासना के अंगारों से दहकती अहिल्या को दागती रही थी। लगता था अकेली पाकर वो उस पर भूखे शेर की भांति टूट पड़ेगा। वासना दग्ध कामी पुरुष की भूखी दृष्टि को प्रत्येक नारी बड़ी सुगमता से चीन्ह लेती है। वो दृष्टि आंखों ही आंखों में उसके कपड़े उतारने लगती है, उसकी बोटियां चिचोड़ उठती है। उस दृष्टि को नारी कभी प्रेम नहीं कर सकती। विवशता से बंध सकती है, किंतु उसका चित्त उस बंधन को स्वीकार नहीं करता। पिता की उलझनें और परेशानियां देखकर अहिल्या उनकी चिंता की गठरी को और भारी नहीं बनाना चाहती थी। रात रात भर कमरा बंद कर कर्नल को गौर मोहन काका के साथ दबी दबी आवाज में बातें करते हुए सुनती रही थी। अहमद नीट जिनकी खाली बोतलें लेकर कमरे से लौटता तो अहिल्या के जी में आता कि वो जोर जोर से रो पड़े। कर्नल को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी? न वो पहाड़ जा सकती थी, न अकेली उस भव्य हवेली में ही रह सकती थी। फिर कर्नल के ऊपर विपत्ति के मेघ मंडरा रहे थे। नंदी भी शायद बंधक में धरती हो। उसे सर्वेश्वर को सौंपने के आश्वासन से कर्नल निश्चित था। यदि वो कह देगी कि वो अभी विवाह नहीं करेगी तो फिर वो कमर सीधी नहीं रख पाएगा। ललिता गणेशन का उसके लिए बड़ा प्यारा सा खत आया था। वो छुट्टियां खत्म होने के दिन गिन रही थी। मिस के लिए बहुत सारे भुने नमकीन काजू और मलाबारी केले लाएगी। उसे लंबे केश कटवा दिए हैं क्योंकि उनको 2 मोटी मोटी चोटियों में नित्य गूंथना उसके लिए नित्य सिरदर्द बन गया है। उसका पत्र पढ़कर अहिल्या स्कूल जाने के लिए व्याकुल हो उठी। जैसे भी होगा वो जाएगी अवश्य। घर में रहकर आखिर करेगी क्या? एक बार वहां पहुंचने पर वो कर्नल को स्पष्ट लिख देगी उसे सर्वेश्वर से विवाह करने में आपत्ति है। वो किसी भी प्रकार इस विवाह के लिए अपने मन को राजी नहीं कर पा रही है। कर्नल दांत पीसेगा, पैर पटकेगा। हो सकता है गौरमोहन काका को संधि की शर्त लेकर भेजे भी, पर वो टस से मस नहीं होगी। पापा ने अंगूठी दी है तो दिया करें। उन्होंने बिना उससे पूछे ही सगाई की है, अब स्वयं भुगते। जीवन भर का प्रश्न है। ना वो उस व्यक्ति को जानती है, ना उससे कोई पूर्व परिचय है। विवाह के बंधन में वो कभी नहीं पड़ेगी। बसंती को तो देख लिया, नया नया ब्याह हुआ तो कैसी उमंगे थी, कैसा खिला खिला चेहरा था, और अब न जाने कितनी जिम्मेदारियों ने भोली किशोरी को अपने चक्रव्यूह में घेर लिया था। बड़ी ननद विधवा हो गई थी। 3 बच्चे लेकर वो उसी के मत्थे पड़ गई थी। सास की व्यंग्योक्ति से छुटकारा पाने का एक ही उपाय था, विधवा ननद को बच्चों सहित अपने साथ लखनऊ में आश्रय देकर रखना। बेचारी यही करने कलकत्ता से भागी भागी गई थी। छोटी ननद की शादी भी धरणीधर को ही करनी थी। उस पर हर तीज और त्योहारों में 3-3 नंदों को भिन्न भिन्न प्रकार के तोहफे सजाकर भेजने होते थे। बसंती की दुर्दशा देखकर अहिल्या को स्वयं अपना भविष्य सहमा देता था। पहाड़ का रहन सहन वो देख चुकी थी। फिर सर्वेश्वर कितना ही समृद्ध हो, लाख बैरा बटलर रखे, श्वशुर गृह की समृद्धि का विवरण वो धरणीधर से सुन चुकी थी। 2 पैरों की खुड्डी बनाकर बच्चे को टट्टी फिराने वाली सास से क्या उसकी निभ सकेगी? किंतु दूसरे ही क्षण
उसे कर्नल के रक्तचाप, दिल के दौरे और डावाडोल आर्थिक स्थिति का ध्यान आता। अकेली रहकर कैसे भयानक संकट के क्षणों से उसकी मुठभेड़ हो चुकी थी। उस दिन दिल्ली में यदि ज्ञान कौर के पिता न मिले होते तो, यदि उस दिन जैकी की आंटी मल्लिका सरकार न होकर कोई और होती तो, उस बस्ती से क्या वो इतनी आसानी से निकल भागती? बिंदादीन आकर उसे किसी भी अंधेरी कोठरी में पटक सकता था। वो मन ही मन सिहर उठी। ढोंगी साधु परमानंद यदि उसे अकेले भयावने जंगल में पकड़ लेता तब? अचानक परमानंद के प्रसंग से उसे राजू की स्मृति ताजी हो गई। अहिल्या को उससे क्या क्षणिक लगाव भी नहीं हुआ था? कभी नहीं, कभी नहीं। अपने तकिए को जोर से पकड़कर वो होंठ काट कर रुलाई के वेग को रोक लेती। यदि सर्वेश्वर के स्थान पर राजू होता तो क्या वो पिता को अपनी सम्मति दे देती? कभी नहीं। क्यों उस ओछे युवक ने उसका अपमान नहीं किया था? एक बार, केवल एक बार, जब वो पहाड़ी झरने का पानी पी रही थी, उसकी मुग्ध दृष्टि देखकर उसका हृदय बल्लियों उछलने लगा था। पर दूसरे क्षण फिर उसी रुखाई से उसे पीछे छोड़ वो बहुत आगे निकल गया था। न जाने कहाँ गोली लगी होगी, दाह संस्कार भी नहीं किया होगा। बर्फ में न जाने कितने जवानों की लाशें अभी ज्यों की त्यों पड़ी होंगी। एक ही विचार अहिल्या के चित्त को बार बार कचोटता था। रैक्सी के कार्ड को देखकर राजू ने उसे कितनी हल्की और सस्ती समझा होगा। एक बार उसे पिता का वैभव दिखाने की चाह उसके मन में ही रह गई। बसंती के आने से धरणीधर के निर्दोष परिहास से राजू की स्मृति के सूखे बिरवे में फिर पानी पड़ गया था। अब उसकी टहनियों में फिर हरी हरी खोपले फूटने लगी थीं। राजू की पुस्तक को झाड़ पोंछ कर अहिल्या ने अपनी मेज पर रख दिया। अखबार में युद्ध बंदियों के नाम आते, वो एक एक नाम को गौर से पढ़ती। क्या पता चीनियों की कैद में हो। इसी प्रकार उसकी छुट्टियां खत्म हो गईं। मदर ने उसे एक पत्र में रेलवे कंसेशन बनाकर भेज दिया था। जिस दिल्ली पार्टी को लेकर गई थी उसे ही लेकर आना भी होगा। कौन लड़की उसे कहाँ मिलेगी, किस ट्रेन में आने में उसे सुविधा होगी, पूरा नक्शा खींचकर मदर ने भेजा था और बड़े ही स्नेह से उसके बीमार पिता की कुशल पूछी थी। कर्नल ने उसके लौट जाने के प्रस्ताव को सुना तो आग बबूला हो गया। ये क्या बेहूदगी है अहिल्या? तुम कितने बड़े आदमी की पत्नी बनने जा रही हो और फिर वही बेहूदी नौकरी की धुन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही है। पापा, जब मैं नौकरी करने गई थी तब भी मैं बहुत बड़े आदमी की बेटी थी। यदि तब नौकरी करने में कोई दोष नहीं था तो अब भी नहीं होना चाहिए। फिर मदर ने रेलवे कंसेशन भेज दिया है। मुझे लड़कियों को 17 की शाम मिलना ही होगा। नॉनसेंस। कर्नल ने गुस्से में अपना सिगार भी चबा डाला। मुंशी जी पहुंचाएंगे लड़कियों को, तुम नहीं जा सकती। मैं मदर को अभी तार कर देता हूँ। दिसंबर खत्म हो चुका है, मई में तुम्हारा ब्याह होगा। कितना कुछ मुझे करना है, मैं अकेले क्या क्या करूँगा। आप तार नहीं करेंगे। अहिल्या खड़ी हो गई थी। उत्तेजना से उसके माथे की नसें फूल गई थीं। जिद्दी पिता के सामने उसकी जिद्दी पुत्री खड़ी थी। मैं जाऊंगी ही, चाहे आप तार करें या ना करें। रही मेरे विवाह की बात, अभी 5 महीने हैं पापा। आप ही कहिए, इतने दिन मैं यहाँ क्या करूँगी? जब आप बुलाएंगे मैं इस्तीफा देकर आ जाऊंगी। मेरे रहने या न रहने से आपकी तैयारियों में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अहिल्या पिता की बात अनसुनी कर चली गई। जाने के कुछ घंटे पहले वो गौर मोहन काका से मिलने गई। कुछ ही दिनों में बेचारे बहुत बूढ़े हो गए थे। दोनों सूजे घुटनों पर हाथ फेरते अपनी कुर्सी पर बैठे चुपचाप पड़े थे। अहिल्या को देखकर उन्होंने हाथ फैला दिए। सुना आज हमारी बिटिया फिर नौकरी पर वापस जा रही है। ऐसा अंधेर भी कहीं देखा है? भाभी राजदूत की पत्नी क्या पति की मर्यादा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगी? मन ही मन वो अहिल्या की सगाई का समाचार सुनकर क्षुब्ध ही हुए थे, पर अपनी हंसी को उन्होंने मन के क्षोभ से म्लान नहीं होने दिया था। सफ़ेद घनी मूछों के नीचे उनकी धूत सी धुली हंसी वैसी ही सरल और निष्पाप थी जैसे किसी सिद्ध शराबी की होती है। सबसे छोटे लड़के दुलाल की पत्नी के रूप में ही वे अहिल्या को मानकर आज तक अपनी कल्पना का भव्य दुर्ग सहेजते आए थे। कर्नल की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो वे अपना अटूट मूलधन लेकर इसी आशा से बढ़े थे, अहिल्या को बहू बनाकर लाने में उनकी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। उनके अंतरंग मित्र की कन्या उनकी बन जाएगी और दुलाल के हटीले स्वभाव को भी अहिल्या का सौंदर्य और स्वभाव जीत लेगा। पर कर्नल ने उन्हें फ़ोन पर ही सर्वेश्वर के आने की सूचना दी तो उन्हें उसे देखने का कोई उत्साह नहीं हुआ। मेरी तबीयत गड़बड़ है भाई, आ नहीं पाऊँगा, कहकर उन्होंने टाल दिया था।
क्यों, नौकरी करने में क्या दोष है काका बाबू? अहिल्या उनके पास बैठकर बड़े स्नेह से उनके सूजे घुटनों पर अपने नरम हाथ फेरने लगी। आयुर्वेद का इलाज क्यों नहीं कराते काका बाबू? घुटने तो बहुत सूज गए हैं। अब इन्हें कोई चरक ठीक नहीं कर सकता बेटी। चिता की लकड़ियां ही चटक चटक कर सकेंगी, तभी जुड़ाएंगी ये बूढ़ी हड्डियां। पर इधर देख तो माँ। अहिल्या की ठुड्डी पकड़कर उन्हें बड़े स्नेह से उठाया। तुझे नौकरी की क्या धुन लगी है? विवाह पक्का होने पर हिंदू घर की कन्या देहरी के बाहर पैर नहीं रखती, जानती है ना? तेरे पिता का रक्तचाप कितना बढ़ गया है जानती है? कल ही डॉक्टर घोषाल कह रहे थे कि उन्हें मांस, मछली, नमक, घी सब छोड़ना होगा। तू होती तो शायद उनकी बदपरहेजी को रोक लेगी। तू नहीं होगी तो नित्य मुर्गा बनेगा। एक टांग शायद तेरे बाप के हिस्से में आएगी और सब अहमद, नन्ही और बिरजू के पेट में। उस ससुरी को 2 लात मारकर निकालती क्यों नहीं? किसको काका बाबू? वो जानबूझकर अनजान बन गई। अरे उस साली पतुरिया नाइन को। हमारी अलमारी से बोतलें तक पार कर ले जाती है। ऐसी नागिन को तुम लोगों ने पता नहीं क्यों पाला है। बहुत दिनों की है वो काका बाबू, इसी से शायद पापा ने नहीं हटाया। बहुत दिनों की है ये तो मैं भी जानता हूँ, पर उन दिनों की अब कौन सी ऐसी चीज़ बची है, जरा बता तो मुझे। जब सभी पाप कट गए तो काटो ससुरे इस पाप की फांसी को भी। अंधाधुंध के राज में गधा भी पंजीरी खाता है। इसी से कह रहा हूँ बेटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो कुछ गंदगी है उखाड़ फेंक और अभी भी घर को बचा ले। नहीं काका बाबू, मुझे कुछ दिनों के लिए जाना ही होगा। लौट कर सब देखूंगी। अभी पापा से भी ऑफिस जाकर ही मिलना पड़ेगा। मेरे उठने तक तो वे निकल गए थे। ऑफिस में भी अहिल्या को कर्नल नहीं मिला। पुत्री की जिद ने उसे रुष्ट कर दिया था। पिता से बिना मिले ही उसे जाने पर बहुत दुख हुआ, पर घर की अशांति से वो ऊब चुकी थी। दिल्ली में अपने साथ की लड़कियों से मिलकर वो सब भूल गई। मिस, आपकी वो दिल्ली वाली सखिया आपको छोड़ने नहीं आई? मिस जी सूजा, कितनी प्यारी आंखें थी उनकी। मिस, आप दुबली हो गई हैं। मिस, आपने हेयर स्टाइल बदल लिया ना? न्यू पिंच, मिस आपकी नई साड़ी है ना? कितना प्यारा रंग है। लड़कियां चिड़िया सी चहकने लगी थीं। घर से लौटने पर उनकी जेबें चॉकलेट, मेवे और लेमन ड्रॉप से भरी हुई थीं। हंसती खिलखिलाती कूट कूट नन्ही गिलहरियों सी जेब से चीज़ें निकाल कर खाती लड़कियां प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करने में विशेष रूप से उल्लसित हो रही थीं। बुक स्टॉल के पास कुछ सरदार लड़के अपने रंगीन साफों की कलगी ठीक करते सीटियां बजाने लगे थे। इसी से ट्रेन आते ही लड़कियों को अपने रिजर्व डिब्बे में बिठाकर अहिल्या ने शांति की सांस ली। अब उसे सबक मिल गया था। रात भर कोई भी खटखटाए वो द्वार नहीं खोलेगी। मद्रास से उसे 2-3 लड़कियों को साथ में लेना था, जिनमें से ललिता गणेशन भी एक थी। मद्रास के विराट स्टेशन के एक कोने में छड़ी में बेड़ियां लटकाए एक काला गंजा बूढ़ा चीख रहा था, कदम्बम कदम्बम। लड़कियां उसी ओर भागीं। देखते ही देखते उसकी पूरी छड़ी खाली हो गई। किसी तरह उन्हें ठेलती अहिल्या वेटिंग रूम में पहुंची। ललिता गणेशन को अब तक आ जाना चाहिए था। वो सोची रही थी, ललिता आ गई, ललिता आ गई कहकर लड़कियां बाहर भागी। रेशमी बैंगनी लहंगा और मद्रासी ऊंची चोली पहने ललिता अचानक बहुत बड़ी लगने लगी थी। उसकी आंखें, जिनमें पहले शोक लहरें हिलोड़ती थीं, लजीली पलकों के शासन में शांत लग रही थीं। अरे ललिता, तुम तो बड़ी दुबली लग रही हो भाई। अहिल्या ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। किसके साथ आई? क्या मम्मी भी आई हैं? नहीं मिस, मेरे पापा के मित्र मिस्टर रामनाथन मुझे पहुंचाने आए हैं। बाहर खड़े हैं। आप मिलेंगी क्या उनसे मिस? क्यों नहीं, चलो। लड़कियों का पूरा दल उसके पीछे चलने लगा। नहीं, तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। चाय मंगवा दी जाए तुम्हारे लिए? हाँ मिस, संवेद स्वर में लड़कियां चीखीं। और कुछ खाने को भी। यहाँ का वड़ा बहुत प्रसिद्ध है मिस। ट्रेन के सफ़र में उन लड़कियों की भूख बड़ी विकट हो जाती थी। अहिल्या ललिता को लेकर बाहर गई। बुक स्टॉल के पास ट्वीट्स का कोट कंधे पर डाले जिस व्यक्ति ने उसका अभिवादन किया, उसे देखकर पहले वो झेप कर ठिठक गई। पिता के मित्र कहकर ही ललिता ने उस व्यक्ति का परिचय दिया था, किंतु उस नितांत बचकाने से युवक ने हंसकर उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो कुछ झिझक से ही उसने हाथ मिलाया। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। ललिता तो दिन रात आपकी ही बातें करती है। वो ललिता को ललिता कहकर संबोधित कर रहा था। उसके सांवले रंग में उसकी स्वच्छ दंत पंक्ति उसके रंग को और भी काला दिखा रही थी। ललिता, तुम क्या थोड़ी देर हमें छोड़ सकती हो? मुझे तुम्हारी मिस से कुछ कहना है। रामनाथन बुक स्टॉल से हटकर खड़ा हो गया। ललिता चली गई तो वह अहिल्या के पास आ गया।
अहिल्या ने देखा, दूर से युवक लगने वाला ये बहुरूपिया सा व्यक्ति निसंदेह प्रौढ़ ही था। कनपटी के आसपास के सारे बाल सफ़ेद थे, चेहरे पर अनुभव और आयु की झुर्रियाँ थीं। अपने यौवन काल में वो निश्चय ही सुदर्शन सुपुरुष रहा होगा। क्षमा कीजिएगा, आपसे कोई पूर्व परिचय नहीं, पर ललिता आपका बहुत आदर करती है। मुझे भी अब आपके सहयोग की आशा रहेगी। वो जेब से अपना सुनहरा सिगरेट केस खोलकर सिगरेट निकालने का उपक्रम करने लगा। अहिल्या ने देखा, उसकी लंबी लंबी उंगलियां कांप रही थीं। असम में ललिता अपनी माँ के साथ आने वाली थी, पर कहकर वो चुप हो गया। अहिल्या ने कुछ पूछने या जानने की उत्सुकता नहीं दिखाई। मन ही मन उसे ललिता के पिता के उस ढीठ मित्र पर गुस्सा आ रहा था। कितना काम पड़ा था उसे, और वो बीच में ही रोककर बेकार की बातें कर रहा था। कैसा सहयोग, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई। कृपा कर मुझे अब आज्ञा देंगे, मुझे लड़कियों का कंसेशन फॉर्म ठीक कराना है। अहिल्या ने अधैर्य से बटुआ खोलकर एक रेलवे रसीद निकाल ली। ओ, आप बड़ी जल्दी में है लगता है। रामनाथन मुस्कुराकर बड़ी धृष्टता से सिगरेट फूंकता रहा। कोई बात नहीं, संक्षेप में ही कहना पड़ेगा। ललिता को अपनी माँ से कोई विशेष लगाव नहीं है, ये तो आप जानती ही हैं। मैं उसका बचपन का मित्र हूँ, पर उसकी माँ को हमारी मैत्री अच्छी नहीं लगती। इसी से मैंने निश्चय किया है कि हमारी मैत्री को नया मोड़ देना होगा, परिणय का मोड़। अहिल्या चौंक कर आश्चर्य से उसको देखती रही। बच्ची सी भोली ललिता और क्रूर नर व्याघ्र सा दिखने वाला वो प्रौढ़ व्यक्ति। मैं जानता हूँ उसकी उम्र में और मेरी उम्र में बहुत अंतर है। मैं कोंकणी हूँ, कायदे से हमारा विवाह नहीं हो सकता, किंतु इस क्षेत्र में कायदे कानून की दलीलें प्रायः व्यर्थ ही रहती हैं। इसी विषय को लेकर मैंने आपसे सहयोग की प्रार्थना की थी। ललिता अभी बालिग नहीं हुई है, नहीं तो आज वो स्कूल पार्टी के साथ न जाती। फिर वो बड़ी दृष्टता से हंसा और बड़े अधिकार से उसने दूर खड़ी ललिता को पुकारा, ललिता आओ, कार से तुम्हारा सामान उठा लें। अहिल्या भौचक्की सी उनकी जोड़ी को देख रही थी। अपने वृषभ स्कंध तान कर जाता रामनाथन और उसके पीछे सिर झुकाए आज्ञाकारिणी बालिका सी जाती ललिता। थोड़ी देर में वो सामान उठवाकर ललिता को पहुंचा गया। अहिल्या के पास आकर फौजी ठसके के साथ दोनों एड़ियां खटकाकर उसने धीमी आवाज में कहा, 20 फरवरी को आपका सहयोग विशेष रूप से प्रार्थनीय है। और जब तक अहिल्या उसे फटकार कर कुछ कह सकती, वो तेजी से मुड़कर चला गया था। जब कभी ललिता की आंखें उसकी ओर उठतीं, वो जानबूझकर चेहरा फेर लेती। स्कूल पहुंचने पर वो एकांत में उस लड़की को कसकर फटकारेगी। फटकारने की नौबत नहीं आई। तीसरे ही दिन उसे तेज बुखार चढ़ा। लाल लाल अंगारे सी आंखों से छत को घूरती वो ज्वर में प्रलाप करती बड़बड़ा रही थी, रामनाथन, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, नहीं, मुझे छोड़ दो। चौथे दिन उसका पूरा शरीर छोटे छोटे दानों से भर गया। डॉक्टर ने आकर कहा उसे खसरा निकल आया है, अन्य लड़कियों से बचाकर रखना होगा। अहिल्या उसकी परिचर्या में लगी रही। 5-6 दिन के पश्चात उसकी बेचैनी घट गई थी। चादर से पूरा शरीर लपेट कर वो बिस्तर में आड़ी होकर पड़ी थी। ललिता, लो थोड़ा साबूदाना पी लो। बड़े स्नेह से अहिल्या ने साबूदाने का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगी, उसने उदास दुबी आवाज़ में कहा और दीवार की ओर मुंह फेर लिया। अहिल्या ने देखा, उसकी दोनों आंखें साबूदाने की प्याली सी छलक रही थीं। ज्वर के दौर्बल्य से उसका चित्त भी दुर्बल हो गया था। अहिल्या से सब कुछ कहने को वो व्याकुल हो रही थी, पर न जाने किस बेबसी और संकोच से उसका गला रुंध गया। मिस, वो अचानक चुप हो गई। उसके पपड़ी जमे होठ कांपने लगे। ललिता, क्या कुछ कहना चाहती हो? अहिल्या ने द्वार बंद कर चिटकनी चढ़ा दी और स्टूल दूर खिसकाकर उसकी पलंग की पाटी पर बैठ उसकी दुबली कलाइयां सहलाने लगी। रामनाथन से क्या तुम्हारा विवाह पक्का हो गया है ललिता? नहीं नहीं, वो अहिल्या के हाथों को जोर से दबाकर और बहुत कुछ कहने को उतावली हो गई। मेरा विवाह उससे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसका विवाह बहुत पहले नंदिनी मुंडूकुर से हो चुका है। उसकी लड़की मेरे साथ खेलती थी, पिछले साल बुखार में मर गई। वो बुरी तरह हाँफने लगी, पर फिर भी बिना रुके बोलती जा रही थी, जैसे उसे भय हो रहा था कि एक बार बातों का क्रम टूट जाने पर फिर वो अपने मन की व्यथा व्यक्त नहीं कर पाएगी। पर रामनाथन कहते हैं कि वे मुझसे विवाह करेंगे। नंदिनी पिछले 2 साल से रांची के पागलखाने में है। तो फिर तुमने हाँ कैसे कह दिया? जिस व्यक्ति को तुम अपने पिता के मित्र के रूप में देखती आई हो, उससे तुम्हारी मित्रता कैसे हो गई? झूठ बोलता है वो, बदमाश है, उचक्का है। वो
दोनों हाथ अपनी आंखों पर धरकर जोर से सिसकने लगी। धीरे धीरे ललिता, मदर आती होंगी। इस तरह रोने से तुम्हारा बुखार बढ़ जाएगा। रामनाथन की बातें अब हम नहीं करेंगे, तुम सो जाओ। अहिल्या ने उसकी इधर उधर झूलती दोनों चोटियों को तकिए पर ठीक से सहेजा। नहीं, आज ही मैं आपको सब बताऊंगी। रामनाथन हमारे घर में आता रहता था। एक दिन मुझसे कहने लगा कि उसे जादू आता है, हिप्नोटिज्म, जिससे जो चाहे करा सकता है। सचमुच एक बार उसने मुझसे अपनी आंखों में देखने को कहा। पुतलियों में तुम्हें तुम्हारा मृत भाई दिखेगा ललिता। और मैं पगली सी उसकी ओर देखने लगी। फिर मुझे क्या हो गया मैं नहीं जानती। अब न चाहने पर भी मैं उसकी ओर देखने लगती हूँ, और देखने पर फिर मुझे कुछ होश नहीं रहता। तुम निश्चिंत होकर सो रहो ललिता। रामनाथन इस स्कूल में पैर भी नहीं रखेगा। पर तुम उसके साथ मद्रास तक कैसे चली आई? मैं क्या करती? उसने मुझसे आकर कहा कि मुझे उसके साथ ही चलना होगा, और मैं मम्मी के सामने खूब सिर पटक पटक कर रोने लगी कि स्कूल जाऊंगी तो रामनाथन ही के साथ, अन्यथा नहीं। उसने मुझे कुछ कर दिया है मिस, अब मैं क्या करूं? उसने अपनी बड़ी बड़ी ज्वर से पीली आंखें अहिल्या के चेहरे पर टिका दी। पगली लड़की, रामनाथन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसे देख लूंगी बस। चलो साबूदाना पीकर चुपचाप सो जाओ। उसे पूरा प्याला पिलाकर कंबल से अच्छी तरह ढांप ढूंप कर अहिल्या अपने कमरे में गई। रामनाथन की विचित्र आंखें वास्तव में किसी रहस्यमय तांत्रिक की सी ही थीं। चलते चलते उसका कहना, 20 फरवरी को आपका सहयोग विशेष रूप से प्रार्थनीय है, उसे रह रहकर उलझन में डालने लगा। वो क्या करे? क्या मदर से कह दे, या एक पत्र ललिता की माँ को लिख दे? किंतु जिसको पुत्र की आकस्मिक मृत्यु का धक्का भी नहीं सुधार सका था, उसे क्या पुत्री की विपत्ति सुनकर कुछ चिंता होगी? तब वो क्या करे? देखा जाएगा, फरवरी आने में अभी बहुत दिन लगेंगे, सोचकर वो करवट बदल कर सो गई। ज्वर उतरने पर भी ललिता को अभी कक्षा में आने की अनुमति नहीं मिली थी। खिड़की पर बैठी बैठी वो अहिल्या के आने की प्रतीक्षा करती। क्लास से सीधी अहिल्या उसी के पास पहुंचती। कभी लाती बड़ा सा खिला लाल गुलाब, कभी चमेली बेला की वेणी, कभी नई कॉमिक की लुभावनी रंगीन पत्रिका। पर अब ललिता को कॉमिक पढ़ने में कोई आनंद नहीं आता था। वो अचानक सयानी और गंभीर बन गई थी। कभी अपने नाखून काटती रहती और अहिल्या टोकती तो कोई पुस्तक लेकर बैठ जाती और उसके पृष्ठों को उलटती पलटती रहती। जिस दिन उसे फिर से कक्षा में जाने की अनुमति देने अहिल्या पहुंची, तो वो स्वयं ललिता की मुक्ति पर विशेष रूप से प्रसन्न थी। अब साथ की लड़कियों में उठ बैठकर वो रामनाथन की बातें भूल जाएगी। छुट्टियों में वो ललिता की माँ से अनुमति लेकर उसे अपने साथ कलकत्ता ले जाएगी। तुम कल स्कूल जा सकती हो ललिता, डॉक्टर आयंगर से मैंने पूछ लिया है। अहिल्या उसके लिए बहुत बड़ा सा पीला गुलाब लाई थी। थैंक यू मिस, उसने बड़ी बुझी आवाज में कहा। कल रात मैंने सपने में फिर रामनाथन को देखा। उसकी डरी सहमी आंखें पूरे चेहरे पर फैल गईं। क्या बेकार की बात करती हो? अहिल्या ने रपट कर कहा। आज से मैंने तुम्हारे बेहूदे सपनों की बातें सुनी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं आजकल तुम लोगों की लिटरेचर की क्लास ले रही हूँ। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। बहुत थोड़ा सा पढ़ाया है। मैंने देखा कि वो एक ऊंची पहाड़ी से मुझे नीचे ढकेल रहा है। कह रहा है नीचे नदी है, उसी में तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें मिलेगा। मैं कूद नहीं रही हूँ, इसी से वो मुझे जोर से ढकेल रहा है और मैं गिर पड़ती हूँ। वो बड़े जोर से सहमी और अपनी दोनों आंखें बंद कर अहिल्या से लिपट गई। मुझे बचा लेंगी ना आप? थर थर कांपती छींट के नाइट गाउन में उस दुबली सी लड़की को एक प्रकार से गोदी में उठाकर अहिल्या ने पलंग पर बिठा दिया। तुम अभी बहुत कमज़ोर हो ललिता, देखती हूँ मदर से जाकर तुम्हारे लिए अभी 1-2 दिन की छुट्टी और लेनी होगी। पर सुनो, स्वर को कड़ा कर अहिल्या उसके पास झुकाई। ऐसे बेहूदे बेकार के हिस्टेरिकल सपने तुम आज से नहीं देखोगी, समझी? ललिता ने कुछ नहीं कहा, केवल अपनी तरल सहमी दृष्टि से अहिल्या को देखती रही। दूसरे दिन अहिल्या को लगा कोई उसके सिरहाने खड़ा है। रात पूरी तरह से बीती नहीं थी। डोरीन चाय बनाने 6 बजे से पहले कभी नहीं आती थी। कौन? सिरहाने से टॉर्च निकाल कर उसने जला दी। उठकर मेरे साथ चलो, ईश्वर उस नादान लड़की को क्षमा करें, ईश्वर उसे क्षमा करें। रोजरी को हाथ में लिए वो स्वयं रेवरेंड मदर खड़ी बुदबुदा रही थी। अहिल्या को समझ नहीं पाई, पर न जाने क्यों बिजली की गति से एक ही विचार उसके मस्तिष्क में कौंध गया, ललिता को कुछ हो गया है। किसे मदर, किसे क्या हो गया? मदर के तापसी चेहरे पर नित्य का निर्विकार भाव विषाद में डूब गया था। ललिता की लाश हमारे स्विमिंग पूल में तैर रही है। अभी पुलिस को खबर देनी होगी। मैंने बड़े पादरी को भी बुला लिया है।
लाश इन्फर्मरी में है। नादान लड़की, क्यों किया उसने ऐसा? क्या तुम्हें कुछ पता है? अहिल्या कांप गई। मुझे बचा लेंगी ना आप? उसके गले में झूलती छींट के नाइट गाउन से निकली दो कांपती बाहें, भय से सहमी दो तरल काली पुतलियां। नहीं मदर, ललिता तो बड़ी आनंदी लड़की थी। अहिल्या ने रहस्य को अपने तक ही सीमित रखा। जिस पलंग पर बड़े प्यार से सुलाकर मीठी फटकार के साथ अहिल्या उसे सुलाकर आई थी, उसी पर सो रही थी ललिता। मदर ने चादर से उसका मुंह ढाँप दिया था, किंतु चादर के आवरण से निकलकर उसकी दो मोटी मोटी चोटियां इधर उधर झूल रही थीं। डॉक्टर आयंगर आते होंगे, तुम उन्हें ऊपर लिवा लाना अहिल्या। अभी लड़कियों तक ये बात ना पहुंचे, इसका ध्यान रखना। इसके घर को ट्रंकॉल भी करना होगा। अहिल्या एक बार चादर उठाकर उस प्रिय चेहरे को देखना चाह रही थी, पर उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थीं। वो डॉक्टर आयंगर को लेने जीना उतरने लगी। डॉक्टर ने आकर देखा, मृत्यु को 4 घंटे से भी ऊपर बीत चुके थे। पुलिस के आने पर पोस्टमार्टम अनिवार्य होगा, उन्होंने कहा। अहिल्या सहम गई। बेरुखी से उस तन्वी किशोरी को डॉक्टर भिंडी की तरह चीर देगा। मदर की उपस्थिति में अहिल्या ने एक शिकन भी अपने चेहरे पर न आने दी। ललिता के घर से उसके दाह संस्कार की अनुमति आ गई थी। उतनी दूर से कोई आ नहीं पाएगा, यही किसी ने फ़ोन पर कह दिया था। अहिल्या ने उसे अपने हाथों से सजाया। पहले उसके उलझे भीगे बालों की दो चोटियां की, उनमें पीला गुलाब लगाया। कलम से खींची गई सी बाहों के बीच काजल की लंबी बिंदी की रेखा ठीक वैसे ही खींचती जैसे ललिता खींचा करती थी। दक्षिणी जरी का लहंगा और रेशमी चोली पहनाई। उसके बक्से से निकालकर शंख और सोने की वो माला उसे पहना दी, जो उसके छोटे भाई ने उसे जन्मदिन पर दी थी। धूप बत्तियों का खुशबूदार संदली धुआं उसे बहुत प्रिय था। अगरबत्ती का पूरा गुच्छा जलाकर उसने पलंग के चारों ओर लगा दिया। रेशमी तकिए पर लेटी ललिता ऐसे लग रही थी जैसे कोई राजकन्या चैन की नींद सो रही हो। कमरे में एक क्षण भी वो अकेली नहीं रह पा रही थी। एक बार उस भोले पीड़ित चेहरे को हाथ में भरकर चूमना चाह रही थी अहिल्या। ललिता के एक दूर के रिश्ते के चाचा अपनी बिरादरी के कुछ लोगों को लेकर मृतदेह लेने आ पहुंचे थे। उस लटकी शिथिल हथेली को एक बार दाब कर अहिल्या ने विदा ली। जब लोग ललिता की अवश देह को उठाकर बाहर ले जाने लगे तो अहिल्या अपने को न रोक सकी। अगरबत्ती के सुगंधित धुएं की घुटन और गुलाब के मुरझाए पुष्पों की सुगंध में लिपटी ललिता का रेशमी तकिया वहीं गिर गया था। उसी को पकड़कर कभी न रोने वाली अहिल्या फूट फूट कर रोने लगी। ललिता की मृत्यु के पश्चात उसका कॉन्वेंट में मन ही नहीं लगता था। कक्षा में पहुंचती तो उसकी आंखें स्वयं ही उस चुलबुली जीवंत लड़की के हंसमुख चेहरे को व्यर्थ ही खोजने लगती। कमरे में लौटकर अपने को काम में आखंड डुबो कर रख देती। कभी ढेर सी कॉपियां जांचने लगती, कभी लड़कियों के कपड़ों की लिस्ट ले जाकर मिलाने बैठ जाती, कभी जवानों के खाकी स्वेटर ही बिनने लगती। पर ललिता के चेहरे को भूल नहीं पाती थी। क्या रामनाथन को उसकी मृत्यु का समाचार मिल गया होगा? एक बार उसके जी में आया कि वो ललिता की माँ को सारी बातें लिख दे, पर वो जानती थी कि वो कितनी ही लंबी चिट्ठी लिखे, उसका एक अक्षर भी उसकी माँ के हृदय तक नहीं पहुँचेगा। कर्नल के उसके लिए 2 पत्र आ चुके थे। उसकी विवाह तिथि अचानक और आगे खिसका दी गई थी। कुमाऊं के पंडितों ने किसी अज्ञात कारण से बैसाख जेठ के सभी विवाह तिथियां अशुद्ध घोषित कर दी थीं। इसी से उसका विवाह फागुन अर्थात अंग्रेजी के मार्च महीने में होना निश्चित हुआ है। जैसे भी हो, उसे फरवरी से पहले ही कलकत्ता पहुंचकर स्वयं अपने हाथों से अपने दहेज की तैयारियां करनी होंगी। इसी आशय का एक पत्र उन्होंने पहले भी लिखा था, पर अहिल्या चुप्पी साधे ही बैठी रही। एक दिन अचानक एक सुनहरे मोनोग्राम छपे एयरमेल के लिफाफे को देखकर उसका माथा ठनका। उसका अनुमान सत्य निकला। पत्र सर्वेश्वर का ही था। खूब बना बना कर लिखे गए कठिन अंग्रेजी के उस पत्र में अंग्रेजी साहित्य के चुने चुने शब्दों के मोतियों को बड़ी कुशलता से पिरोया गया था। लगता था लिखने वाले ने विशेष परिश्रम से विदेशी भाषा पर अपना अद्भुत अधिकार दिखाने का यथेष्ट प्रयास किया है। तुम्हें पता ही होगा कि हमारे विवाह की तिथि तुम्हारे पूज्य पिताजी ने फागुन में धर दी है। मुझे इसमें कोई आपत्ति है। मैं उन्हें लिख रहा हूँ कि तुम्हारे और मेरे ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए विवाह फागुन में ना होकर जेठ ही में होना ठीक रहेगा। फिर नाना त्रिकोण षटकोण खींच खींच कर सर्वेश्वर ने अपने ग्रहों की स्थिति दिखलाकर अपना कथन पुष्ट करने की चेष्टा की थी। मैं तुम्हारे पूज्य पिताजी को भी यही लिख रहा हूँ। आशा है उन्हें मेरी बात ठीक ही लगेगी। विवाह कुमाऊं में वर्जित है।
कुमाऊं वासियों का नहीं। हमारा विवाह कलकत्ते में होगा और बारात दिल्ली से आएगी और इसमें फिर कोई दोष नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए एक सामान्य सा उपहार भेज रहा हूँ, आशा है पसंद आएगा। तुम्हारा सर्वेश्वर। तुम्हारा पढ़कर अहिल्या को अकस्मात सिर पर ही चढ़ाई विपत्ति का ध्यान हुआ और वो सिहर उठी। आपका एक पार्सल है मिस। डोरीन एक पार्सल देकर चली गई। बड़ी सफाई से पैक किया गया एक छोटा सा पार्सल था। अहिल्या के जी में आया उठाकर वैसे ही कहीं पटक दे, पर फिर उसने बिना खोले ही बकस में डाल दिया। जिस व्यक्ति से उसे जरा सा लगाव नहीं था, उसका उपहार वो क्यों ग्रहण करे। विवाह फागुन में नहीं होगा सुनकर वो कुछ समय के लिए निश्चिंत हो गई थी। एक दिन रविवार की छुट्टी मनाने वो अपनी एक पूर्व परिचिता मालिनी रंगनाथन के यहाँ जाने को तैयार हो रही थी। मालिनी उसके साथ पढ़ चुकी थी। उसके पिता का बेंगलोर में भव्य बंगला था जिसको उन्होंने पुत्री को दहेज में दे दिया था। मालिनी का पति आर्मी में ब्रिगेडियर था और कांगो में उसकी नियुक्ति हो जाने से मालिनी रंगनाथन अकेली ही अपनी सास के साथ रहती थी। उसने बड़े आग्रह से अहिल्या को बुलवा भेजा था। अहिल्या तैयार होकर कमरा बंद कर रही थी कि डोरीन उसे एक लिफाफा देकर बोली, इसे एक बाबूजी आकर दे गए हैं। मैंने पूछा था कि जवाब भी लाना होगा। बोले पता नहीं, किसी ने उनसे चिट्ठी भिजवाई है। जवाब लाने के लिए नहीं कहा। लिफाफे पर पता देखकर अहिल्या कांप गई। मल्लिका मौसी की ही लिखावट थी। उन्हीं के बड़े करीने से घुमाकर लिखे गए शब्द थे और स्पष्ट घुमावदार लिखावट में कहीं भी संदेह के लिए स्थान नहीं था। अहिल्या ने चिपका हुआ लिफाफा बड़ी उतावली से फाड़कर चिट्ठी निकाली। खुकू मनी, जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर बड़े कष्ट में हूँ। क्या आ सकोगी? साथ में किसी को मत लाना। साउथ परेड में एक गोवानीज दांत का डॉक्टर है, डॉक्टर मिरिंडा। उसकी दुकान की छत लाल खपरेल की है और सहन में कागजी फूल का बड़ा सा पेड़ है। उधर से बाईं ओर एक गली है जिसके पहले मकान पर एक बोर्ड लगा है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। उसी में मैं रहती हूँ। आज ही आ सको तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अहिल्या दुविधा में खड़ी ही रह गई। क्या करे? एक बार जाकर वो यथेष्ट सिरदर्द मोल नहीं ले चुकी है? यहाँ क्या कर रही हैं अब? नहीं, वो नहीं जाएगी। चिट्ठी फाड़कर उसने फेंक दी और मालिनी के घर की ओर चल दी। मालिनी पास ही रहती थी। अहिल्या के आने का समाचार पाकर उसने अपनी सास के साथ बैठ नाना प्रकार के दक्षिणी व्यंजन बनाकर थालियों में सजा दिए थे और बरामदे में खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दिन भर उसने अहिल्या को अपने पति की कांगो से भेजी गई शिफॉन, जॉर्जेट और सिल्क की सुंदर साड़ियाँ दिखाईं। कभी फौजी वर्दी में अपनी बड़ी बड़ी मूछों में मुस्कुराते पति ब्रिगेडियर रंगनाथन की तस्वीर दिखाकर वो कहती, मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूँ अहिल्या, ऐसे पति मुझे जन्म जन्मांतर में मिले, यही मनाती हूँ। कांगो के जंगलों में भटक भटक कर मुझे चिट्ठी लिखने में एक दिन की देर नहीं करते। तेरे आने के कुछ देर पहले ही ये चिट्ठी आई, देख। और ब्लाउज के भीतर से मुड़ी मुड़ाई चिट्ठी निकाल कर वो उसे दिखा, फिर ब्लाउज में खोस लेती। अहिल्या अनमनी सी कभी उसकी बातें सुनती, कभी मल्लिका की चिट्ठी उसे फिर अनमनी बना देती। मालिनी से विदा लेकर वो कॉन्वेंट जाने के लिए चली तो उसके पांव स्वयं साउथ परेड की ओर मुड़ गए। जैसी भी हैं तो वही मल्लिका मासी। कुकुमनी संबोधन के साथ अहिल्या का सुनहला बचपन फिर मानो लौट आया। किस कष्ट में हैं क्या पता, कहीं उसे फंसाने के लिए कोई नया जाल तो नहीं रच रही हैं? नहीं, इतनी नीच वो नहीं हो सकती। चाहती तो क्या उसी दिन उसे बांध कर नहीं रख सकती थी? साउथ परेड पहुंचने तक दिन डूब चुका था। डॉक्टर मिरिंडा की दुकान में वो कई बार स्कूल की लड़कियों को लेकर जा चुकी थी। वहां से दाई गली को मुड़ते ही उसे एक टूटा खंजर सा बंगला मिल गया। उसी के दरवाजे पर कुत्तों से बचने की हिदायत लिखा हुआ बोर्ड उल्टा लटक रहा था। एक एंग्लो इंडियन बुढ़िया टूटी सी कुर्सी पर बैठी कुछ सी रही थी। अहिल्या ने सांकल खटखटाई। बुढ़िया चुप बैठी रही। अहिल्या ने लटका बोर्ड जोर से खड़खड़ाया। बुढ़िया निश्चल बैठी रही, शायद बहरी थी। खींचकर अहिल्या ने पास ही धरे टीन के कनस्तर पर ढेला मारा। जोर से टन की आवाज़ हुई और उस विचित्र कॉलबेल की टन आवाज़ सुनकर एक मोटी सी औरत बाहर निकली और झल्लाए स्वर में बोली, किसी काम की भी नहीं है बुढ़िया, जा खोल दरवाज़ा, देख कोई आया है, भीतर ले आ। बुढ़िया का हंडा सा सिर निरंतर काँप रहा था। लकवे के आघात से उसके दोनों हाथ भी सिर के साथ ताल सी देते ठक ठक काँप रहे थे। उसकी कमर में चाबियों का गुच्छा झूल रहा था। उसी में से एक चाबी निकालकर उसने ताला खोल दिया। आओ। उसकी हंसी बड़ी मीठी थी। डरो नहीं, कुत्ते अब कहाँ हैं, जब थे तब का ये बोर्ड है।
क्या बातें मार रही है, अंदर ले आ, मोटी स्त्री ने चीख कर कहा। अहिल्या ने निकट आने पर देखा वो मोटी नहीं थी, उसका आकस्मिक मोटापा केवल उसके पेट के इर्द गिर्द लिपटा था। गर्भ भार से दोहरी वो बदसूरत, मोटी और बेहद चिड़चिड़ी थी। किससे मिलना है? 20 नंबर में नई मिसेज डटा आई हैं, उनसे तो नहीं मिलना है? हाँ। अहिल्या उसके शरीर से आती दुर्गंध से सहम कर पीछे हट गई। प्याज, लहसुन और पसीने की मिली जुली दुर्गंध से उसका माथा चकरा गया। इन लोगों में कैसे रह पाती होंगी मल्लिका मौसी? उनके दिल्ली का सजीला फ्लैट क्या हुआ? मम्मी, वो फिर बुढ़िया के कान के पास जाकर चीखी, इसे नई मेम साहब के कमरे में ले जाओ। फिर वो हे भगवान, हे भगवान, वो कभी अपनी कमर और कभी पेट पर मुक्के चलाने लगी। अहिल्या घबरा कर सीढ़ियाँ चढ़ गई। बुढ़िया अपना सिर और हाथ हिलाते उसे छोटे छोटे कई गंदे सीलन भरे कमरों में से ले जाकर तिमंजिली छत पर बने एक छोटे से कमरे की ओर इशारा कर बोली, यहीं रहती हैं, अभी अभी बाजार से लौटी हैं, पर्दा खोल कर देखो। बुढ़िया ने स्वयं पर्दा खोलकर झाँका और फिर उसकी ओर देखकर बोली, नहीं हैं, अभी अभी तो यहीं थी, तुम बैठो, मैं छत पर जाकर देखती हूँ, अक्सर वहाँ टहलती रहती हैं। अहिल्या भीतर नहीं गई। कमरे के बाहर ही बैठने के लिए मुंडेर रुमाल पर निकाल कर साफ कर रही थी कि निशब्द पदध्वनि करती मल्लिका उसके पास आकर खड़ी हो गई। चौंक कर अहिल्या ने दृष्टि उठाई। बुढ़िया उसे पहुंचाकर अपनी लंगड़ी टांगें खींचती सीढ़ियां उतर रही थी। अच्छा अच्छा, मत आओ, यहीं बैठो तो ठीक रहेगा, वहाँ तो बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है, और मेरे बिस्तर पर कैसे बैठोगी? कह विभत्स हंसी हंसने लगी। मल्लिका को देखकर एक क्षण के लिए अहिल्या उस एकांत अंधेरी छत पर बैठी ठक ठक कांपने लगी। सोचा तुम यहीं हो, क्यों ना मिल लूं, जैकी से तुम्हारा पता ले लिया था। अहिल्या ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई कैफियत नहीं मांगी। स्वयं मल्लिका ही बोलने लगी। अजीब भारी आवाज़ हो गई थी उसकी, जैसे नजले से गला बैठ गया हो। आवाज़ बदल गई है ना मेरी खुकू? वो फिर अपनी विभत्स हंसी हंसने लगी। फिर कुछ देर चुप रहकर अहिल्या के किसी प्रश्न की प्रतीक्षा करने लगी, पर अहिल्या एकटक अपने पैर के अंगूठे को देख रही थी। दिल्ली में मुझे देखा था ना, तेरा चेहरा मैं रात भर नहीं भूल पाई थी। मनुष्य विवश होकर ही पाप करता है, स्वेच्छा से नहीं कुकू। उस पाप की सजा भी यथेष्ट रूप से पा चुकी हूँ, देख मेरा चेहरा। अहिल्या ने सहम कर आंखें उठाई। क्या था चेहरे में? कुछ नहीं, वैसा तो ही था। वही गाल जिनसे वो गाल लगाकर परियों की कहानी सुनती थी, वही आंखें थीं जो उसके बोर्डिंग जाने के दिन वियोग के अश्रुओं से छलछला उठती थीं, वही विदेशी सेंट से महकती छाती थी जिसमें माथा छिपाकर उसने एक बार भी अपनी जनदायिनी जननी का स्मरण नहीं किया था। कुछ नहीं, देख रही है ना? हा हा हा, वो हंसी फिर। अभी कुछ नहीं है, पर देख मेरी पलकें धीरे धीरे झड़ रही हैं। नाक की हड्डी अब क्या वैसी नुकीली रह गई है? दिल्ली में ही इस राज रोग को मैंने पकड़ लिया था। गले में छोटी छोटी फुंसियाँ हुई। भागती डॉक्टर को दिखाने गई थी। उसने कहा, आश्चर्य, ऐसी संभ्रांत महिला को ऐसी बीमारी? कहने में भी लज्जा होती है। और मैंने मन ही मन कहा था, संभ्रांत ना तोमार माथा, अर्थात संभ्रांत है या तुम्हारा सर। 10 इंजेक्शन में ही मेरे घिनौने रोग को जड़ से उखाड़ने का आश्वासन भी दिया था उसने। फिर अचानक एक दिन मेरी जांघ में एक लाल चकत्ता निकल आया। उसे दिखाने फिर पहुंची। एक हाथ भी सुन्न हो गया था। डॉक्टर ने पहले दिन कुछ नहीं बताया, दूसरे दिन घर ही पर फोन किया। अब इस रोग का इलाज चिता पर ही होगा कुकू। सुना, कच्ची उम्र में ये रोग और जल्दी पकड़ता है। तुझे देखकर आंखें ठंडी कर लीं। तेरे पापा? वो आगे कुछ नहीं कह सकी, दोनों हाथों से मुंह ढांप कर सिसकने लगी। तू चली जा खुकू, इस भयानक रोग के संसर्ग से भाग जा। इसी से मैं यहाँ भाग आई हूँ। 2-4 दिन में पुरी या बनारस चली जाऊंगी। वो अचानक रुलाई के गहर में अभिभूत होकर मूक बैठी रही। फिर उसने अपने को संभाल लिया। तू सोच रही होगी मैं यहाँ कैसे आ गई? जैकी का ननिहाल है ये। वो बूढ़ी उसकी नानी है और वो दूसरी उसकी मामी है। यहाँ सुना कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, कोड़ की होम्योपैथिक दवा देते हैं, सुनकर चली आई हूँ। जैकी की नानी को भी यही रोग था, उन्हीं की दवा से ठीक हुआ, पर अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आज उनके पास गई थी, कह रहे हैं भीतर ही भीतर रोग बहुत फैल गया है, ये देख। कहकर उसने कुछ पीछे हटकर अपने पैरों की उंगलियां चप्पल से निकालकर आगे बढ़ा दी। ईश्वर के न्यायालय में झूठी गवाही नहीं चलती। भोग रही हूँ, इसी से भोग रही हूँ। वो स्वयं बड़बड़ाने लगी। कितना पाप बटोरा है कुकू, आज तुमसे कहकर कितनी शांति मिल रही है। आज खूब गहरी नींद सोऊंगी।
अपना नाम बदलकर मिसेस डटा रखा। तभी से पाप की गठरी भारी बनने लगी। तू सोच रही होगी मौसी ने किसी डटा से विवाह कर लिया होगा, यही ना? वो जोर से हंसी। अहिल्या को अंधेरे में उसका चेहरा स्पष्ट सा ही दिख रहा था। किसी से विवाह नहीं किया मैंने। कलकत्ते का मकान बेच दिया था, उसी से नया फ्लैट दिल्ली में बनवाया था। जब बनाया था तब कोई पाप की भावना नहीं थी कुकू। सोचा था काम करने वाली लड़कियों के लिए छोटा सा हॉस्टल खोलकर दिन काट लूंगी, पर एक लंबी सांस खींचकर वो फिर कुछ देर चुप रह गई। भाग्य का लिखा तो पूरा भोगना था। लड़कियां आकर रहने लगी। पहले ही दिन से कुछ माथा ठनका। मुझे उन दिनों नित्य संध्या को कुछ हरारत हो आती थी, इसी से अपने कमरे में ही रहती थी। लड़कियां हंसती बोलती तो मैं अपना द्वार बंद कर लेटी रहती। नीचे क्या हो रहा है इसका ध्यान कभी नहीं रखा। एक दिन सब लड़कियां घूमने गई थीं। एक जवान फौजी अफसर धड़धड़ाता मेरे कमरे में चला आया। बोला, आज आपका हॉस्टल बंद है, क्यों? मुझे अपने एक अत्यंत समृद्ध विदेशी मित्र के लिए इंदु बनर्जी की आवश्यकता थी। मैं स्तब्ध होकर पहले तो उसे देखती रही, फिर मैंने उसे बिना मेरी अनुमति के कमरे में चले आने के लिए डांट दिया। वो जोर से हंसा। आप लोगों के कमरे में आने के लिए अनुमति की भी आवश्यकता होती है क्या? आप लोगों को तो हमारे कदम चूमकर हमें भीतर बुलाना होता है। वही धृष्ट युवक मुझे मेरे पेशे का प्रथम पाठ पढ़ा गया। सोचा क्यों ना मैं यही पेशा अपना लूं। मैं प्रौढ़ा थी, किंतु सुंदरी रूपसियों को अपने छलना में संरक्षण में रखकर समृद्ध बन सकती थी। जो लड़कियां अब तक मुझे ठग रही थीं, उन्हें यदि मेरे हॉस्टल में रहना होगा तो मुझे कमीशन भी अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए, नहीं तो मैं उन्हें ब्लैकमेल कर दूंगी। लड़कियां सब अच्छे घरों की थीं। धीरे धीरे मेरा कारोबार जम गया। मुझे कुछ नहीं करना होता था, बिंदादीन खाना पीना देखता था। 2 आया थीं, सब ठीक ही चल रहा था कि इस निगोड़े रोग ने धर पकड़ा। लड़कियों को पता लगा तो भड़क गईं। जैकी ने मुझे सहसा उबार लिया। फ्लैट बेचकर कुछ रुपया मिला, कुछ बैंक में पड़ा है, दिन कट ही जाएंगे। कल मन नहीं माना, सोचा क्यों ना खूकू को एक बार देख लूं। लगता है ओल्गा के बच्चा हो गया है। वो अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठी। नवजात शिशु के क्रंदन की ध्वनि से टूटा बंगला गूंज उठा। देखूं चल के। मल्लिका को चलने को उद्यत हुई देख अहिल्या भी उठ गई। मैं भी चलूंगी, अब बहुत रात हो गई है। वो जिस मल्लिका मौसी के गले में दोनों बाहें डाल बिना कभी बिछुड़ती नहीं थी, उससे साड़ी बचाती सीढ़ियां उतरती गेट खोलकर सड़क पर चली आई। मल्लिका आकर गेट पर खड़ी हो गई थी। एक रंग उतरी रेशमी साड़ी के आंचल को वो बड़ी घबराहट से अपनी कलाई पर कभी लपेट रही थी और कभी खोलकर अहिल्या से कुछ कहना चाह रही थी। मैं अब चलती हूँ, यहाँ से बहुत दूर है। अहिल्या ने एक बार भी उसे मौसी कहकर नहीं पुकारा। मल्लिका की आंखें डबडबा उठीं। भागकर अपनी खोई हुई थाती को हृदय से लगाने को व्याकुल हो उठी। अंधेरे में भी अपने पिता से उसकी आकृति कितनी मिल रही थी। परसों तक मैं काशी चली जाऊंगी। मल्लिका का स्वर कांप रहा था। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे कुकू। दोनों हाथों में मुंह ढांप कर वे बिजली सी तड़प कर मुड़कर जल्दी जल्दी भीतर चली गई। 3-4 दिन तक अहिल्या को मल्लिका की रोग जीर्ण भयावनी आकृति सहमाती रही। उसी ने उसकी माता का सर्वस्व हरण किया था। उसी ने उसके पिता के गृह को विलास का अड्डा बनाया था। आज अपने कलंकित जीवन को अपने कलुषित पेशे से और भी काला कर वो ऐसे भयावने रोग के चंगुल में फंस गई थी। फिर भी अहिल्या उसे भुला नहीं पा रही थी। मल्लिका के साथ उसके बचपन की सुनहरी स्मृतियां बंधी थी। उसकी जिस उंगली को पकड़ पकड़ कर अहिल्या बाल्यकाल की अली गलियां पार करती यौवन की देहरी पर खड़ी हुई थी, वही उंगली अब पतझड़ के सूखे पत्ते सी झड़ने को तत्पर थी। कई बार उसका जूठा पान खाने को वो बचपन में मचल उठती थी और बड़े स्नेह से आधा कुतरा पान वो उसे खिला देती थी। आज उस जूठन की स्मृति से उसका अंग अंग सिहर रहा था। यदि अब उसे भी वही रोग हो गया तो? कहीं भी खुजली छूटती तो वो टॉर्च जला जला कर अंगुलियों को देखने लगती। कभी छोटी सी फुंसी उसकी नींद हराम कर देती। बार बार शरीर की कोमल त्वचा को नोच नोच कर वो देखती, कहीं अंग सुन तो नहीं पड़ रहा है। कभी आईना लेकर देर तक अपना चेहरा देखती रहती। मल्लिका के महारोग के भय ने उसे बुरी तरह सहमा दिया था। इधर कर्नल की चिट्ठियों पर चिट्ठियां आने लगी थीं। यदि वो स्वयं नहीं आई तो अपने काम का हर्जा कर वो सिलवाने आना पड़ेगा। चीन के हमले से उसका बाजार मंदा पड़ गया था। सिंगापुर का भी उसका कारोबार घाटे का धक्का पाकर बुरी तरह धीमा पड़ रहा था। सर्वेश्वर ने विवाह जेठ में रखने के लिए लिखा था, पर फिर भी कुछ तैयारियां तो करनी ही होंगी। वो पत्र पाते ही अविलंब चली आए।
अहिल्या असमंजस में पड़ गई। अपने विवाह का प्रसंग स्वयं उठाने में उसे संकोच हो रहा था। फिर कलकत्ता जाने में अब उसे कोई उत्साह नहीं रह गया था। घर के नौकर चाकर उसके आने से बहुत प्रसन्न नहीं होते थे। गृह में कर्नल की उपस्थिति नहीं के समान थी। घर लौटने पर वो कभी बेहद चिड़चिड़ा बन जाता था। दौलत अमिता सब अपने घर संसार में ही डूबी रहती थी। नौकरी में कम से कम उसके ऊबने का प्रश्न तो नहीं उठता था। कभी वो लड़कियों को पढ़ाती, कभी उन्हें लेकर घुमाने चली जाती और कभी अपने कमरे में उनकी कॉपियां जांचती रहती। सर्वेश्वर का एक पत्र और आ गया था। पिछले पत्र से दूसरा पत्र कुछ अधिक सरस बनाने की चेष्टा की गई थी, पर भाषा में भी पत्र लेखन का ओछा स्वभाव पानी में तेल सा तैर उठा था। आशा है मेरी भेजी अंगूठी तुम्हें पसंद आई होगी। पन्ना, जैसा कि तुम्हें पता होगा, अपने मूल्य और रंग के लिए प्रसिद्ध है। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि इस छोटे से पत्थर के टुकड़े के लिए मुझे 700 का मूल्य चुकाना पड़ा, किंतु ईश्वर कृपा से मुझे इन पत्थरों का यथेष्ट ज्ञान है और गुणी से गुणी जौहरी को भी मैं मात दे सकता हूँ। मैंने इसे परख कर ही खरीदा है और पूरा विश्वास है कि एक बार तुम्हारी सुंदर अंगुलियों पर चढ़ते ही ये तुम्हारे भाग्य के घोड़े की बागडोर संभाल लेगा। तुम्हारा अनिष्ट स्वयं ही कट जाएगा। उसका अनिष्ट एक ही बात से दूर हो सकता था, यदि अंगूठी भेजने वाला स्वयं ही उसके मार्ग से हट जाए। क्यों ना उस अंगूठी को एक बार पहन कर ही देख ले। मल्लिका मौसी का नीलम खो गया था और कितनी सारी विपत्तियां उन पर एक साथ आ पड़ी थीं। जिस दिन अंगूठी खोई उसी दिन गुसलखाने में फिसलकर उनके पांव की हड्डी टूट गई थी। पापा को रक्तचाप का भयानक दौरा पड़ा था। उनके हाथ की घड़ी को चुराकर उनका नेपाली नौकर कहीं भाग गया था। क्या पता वही खोया नीलम अपने साथ उनके सुख को भी सदा के लिए हर ले गया हो। रात को एकांत में बकस खोलकर अहिल्या ने पार्सल निकाला। बड़े यत्न से की गई पैकिंग के ताने बाने खोलकर उसने मखमली डिबिया निकाल कर खोली। चौकोर पन्ना की दर्शनीय अंगूठी के साथ उसके मूल्य का टिकट भी जानबूझकर ही रहने दिया गया था। भेजने वाले का ओछापन रह रहकर अहिल्या को डंक मार रहा था, पर फिर भी आभूषण के प्रति उसका स्त्री सुलभ प्रेम उसे डंक के आघात को भूलकर रह रहकर जागृत होता जा रहा था। उसने अंगूठी अपनी अंगुली में पहन ली और पैकिंग के कागज को बटोर कर कूड़े की टोकरी में डालकर लेट गई। लेटे लेटे वो सोच रही थी कि कल लड़कियां उसकी नई अंगूठी देखते ही प्रश्नों की झड़ी लगा देंगी। ऐसी बातों में उनके नन्हे दिमाग बड़े तेज थे। अचानक उसी अंगुली में नई अंगूठी का आविर्भाव उन्हें कभी चुप नहीं रहने देगा। हुआ भी ऐसा ही। लड़कियों ने उसे घेर लिया। मिस, आपकी एंगेजमेंट रिंग है ना? वाह वाह, हमें मत बनाइए। आज तक आपने कभी अंगूठी नहीं पहनी, हमें सब पता है। अहिल्या उनकी बातों का हंस हंस कर खंडन करती रही, किंतु उसी दिन कर्नल उसे लेने आ गया। जिद्दी लड़की को खींचकर ले जाने के लिए उसे स्वयं आना पड़ा। अहिल्या चाहती तो पिता के शासन और आदेश की अवहेलना कर वहीं रुक सकती थी, किंतु मरा हाथी अभी भी 1.25 लाख का था। कर्नल की कठोर मुद्रा और लाल लाल आंखें देख उसे कुछ कहने का साहस ही नहीं हुआ। तुम अपने पिता को कुछ दिन और जिलाना चाहती हो तो उन्हें कभी क्रोध में ना आने देना। क्रोध ही कभी उनका यमराज बनेगा, डॉक्टर ने उससे कहा था। मेरी पुत्री का विवाह निश्चित हो गया है। मदर के ऑफिस से कर्नल का कंठस्वर गैलरी तक गूंज गया। अब उसे मैं अपने साथ ही ले जाऊंगा। हमें बड़ी खुशी है कि पांडे। मदर ने उसे दूसरे दिन जाने की अनुमति दे दी। शेष अगले एवं अंतिम भाग में।